नमस्कार। आज हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। रिएक्शन की रेट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की रेट बढ़ती है। हम जानते हैं कि रिएक्शन की रेट टेम्परेचर बढ़ाने से इसलिए बढ़ती है कि इसमें कोलिजन्स की संख्या बढ़ती है। ज्यादा संख्या के अंदर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं, कचरों की संख्या बढ़ती है और प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा बनने लगती है। तो जब हम 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएं 10 डिग्री से, तो जो रिएक्शन की रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का जो रेशियो है वो 2 से 3 गुना होता है। जनरली ये देखा जाता है 2 to 3 ये जो रेशियो है। जैसे ये जो KT है, ये T टेम्परेचर पे अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट है, और ये KT प्लस 10 ये T प्लस 10 डिग्री, यानी हमने 10 डिग्री बढ़ा के अब टेम्परेचर लिया है, तो उस पर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है। तो ये जो रेशियो है ये देखा जाता है 2 से 3 तक है ये, और ये इसको जनरली टेम्परेचर कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है, ताप गुणांक के नाम से जाना जाता है। तो ताप गुणांक क्या है? ये जो रेशियो है KT प्लस 10 अपॉन KT, यानी स्पेसिफिक रिएक्शन रेट T डिग्री टेम्परेचर पे और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट T प्लस 10 डिग्री टेम्परेचर पे, इनका जो रेशियो है ये ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। ये इसकी वैल्यू ये देखा गया है कि 2 से 3 प्राप्त होती है। जनरली हम जैसे 25 से टेम्परेचर बढ़ा के 35 कर देते हैं, तो ये भी कह सकते हैं, जैसे ये जो रेशियो है ये 35 डिग्री पे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और ये 25 डिग्री पे रिएक्शन रेट, तो ये ताप गुणांक होगा, ये जो रेशियो है वो। अब इसमें देखने की बात यह है कि जब हम 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन्स की संख्या में 2 से 3% ही वृद्धि होती है, जबकि इस रिएक्शन का जो रेट है वो 200 से 300% बढ़ जाता है। 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज ओनली 2 to 3% increase of number of collisions, while the rate of reaction increases 200% to 300%। अब ऐसा क्यों होता है जबकि कोलिजन्स की संख्या में इतनी परसेंट वृद्धि नहीं हो रही, जबकि इसके वेग में रिएक्शन की रेट में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें? ये आर्रेनियस इसका सिद्धांत है, आर्रेनियस के द्वारा थ्योरी दी गई, उसको हम देखेंगे। आर्रेनियस ने एक इक्वेशन दी थी, हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है। वो इक्वेशन इस प्रकार से है K = A e raised to minus EA upon RT। तो ये रेट कांस्टेंट है इधर, और ये हम जानते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी का उसने नाम दिया था इसको। तो ये हम देखेंगे कैसे अभी इसको कैसे डिराइव करते हैं, वो भी हम देखेंगे। ये जो इक्वेशन है ये वन हाफ इक्वेशन के आधार पे दी हुई है। वन हाफ की इक्वेशन ये वाली है dln Kc/dt = डेल्टा E अपॉन RT स्क्वायर। इस इक्वेशन ये वन हाफ इक्वेशन के आधार पे ये आर्रेनियस इक्वेशन दी हुई है। तो वन हाफ प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट varies with temperature. He suggested that the logarithm of the specific rate of a chemical reaction must be a linear function of the absolute temperature। इसको हम इस तरह से, इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह से इसको प्राप्त करते हैं। ये इस तरह की वन हाफ इक्वेशन कहलाती है। अब ये जो वन हाफ इक्वेशन है इसी से आर्रेनियस इक्वेशन निकली है। इसी से हम देखेंगे आर्रेनियस इक्वेशन किस प्रकार से प्राप्त हुई है। जो आर्रेनियस की थ्योरी है उसमें आर्रेनियस ने कुछ
संकल्पनाएं दी, कुछ पॉस्टुलेट दिए, जिनमें प्रमुख ये हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट सिमिलर, नॉट सेम। डिफरेंट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ की एनर्जी बहुत कम होती है, कुछ की बहुत ज्यादा भी होती है। सभी तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब उसने सक्रिय अणुओं का नाम दिया, जो अणु एक निश्चित ऊर्जा से ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा रखते हैं। निश्चित ऊर्जा जो है, एक निश्चित ऊर्जा से ज्यादा एनर्जी रखने वाले, या उस निश्चित ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या, मॉलिक्यूल्स को उसने नाम दिया एक्टिव मॉलिक्यूल्स का, सक्रिय अणु। और वो जो निश्चित ऊर्जा है, जिससे ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, या उसके बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट में बदलेंगे जिनके पास ये मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखते हैं या इसके बराबर एनर्जी रखते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहा गया, सक्रिय मॉलिक्यूल कहा गया। अब जितने ज्यादा सक्रिय मॉलिक्यूल्स होंगे, मोर द एक्टिव मॉलिक्यूल्स मोर द रेट, जितने ज्यादा सक्रिय मॉलिक्यूल्स होंगे, रेट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसमें देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर इज सफिशिएंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ द एक्टिव मॉलिक्यूल्स। मतलब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या में सफिशिएंट इंक्रीज होता है, वो तेजी से बढ़ते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाएगी। और ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सक्रिय संकुल बनाते हैं, जो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये है कुछ संकल्पनाएं, कुछ पोस्टुलेट जो आरएनए थ्योरी के हैं, और इसी के बेसिस पे उसने एक इक्वेशन जो आरएनए इक्वेशन के नाम से जानी जाती है, तो हम देखते हैं उसको हम वन टॉप इक्वेशन से डिराइव किया गया था। वो वन टॉप इक्वेशन से कैसे हमें प्राप्त होती है, डेरिवेशन ऑफ आरएनए इक्वेशन। देखिए कोई ये जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें A प्लस बी C और D बनाते हैं, और जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा तो इसमें जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा उतना ही वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम हम फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, A प्लस बी से C और D बन रहा है, इसकी रेट को हम कैसे दिखाएंगे? इसकी रेट को हम इस तरह से दिखाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड का मतलब वापस ये C और D वापस A और B में चेंज होंगे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन रेट की रेट किसके बराबर होगी? ये होगी K2। अब इनकी कंसंट्रेशन लेंगे, C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन। तो जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये और ये बराबर हो जाएंगे, K1 A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, ये मल्टीप्लिकेशन इनका, और इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ D। तो ये बराबर होंगे एट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K1, K2 इधर ले आइए और ये जो है इसको इधर ले जाइए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू
इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये जो है हम देख रहे हैं ऊपर इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये जो रेशियो है ये हम जानते हैं पहले से ही कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है और इसको हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये Kc बराबर ये होता है, तो Kc बराबर अब हम ये लिख सकते हैं कि Kc इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। अब देखिए जो वांट हाफ की इक्वेशन है वो क्या है। वांट हाफ ने जो इक्वेशन दी थी वो इस प्रकार से, ये वांट हाफ इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 ये है डी ln Kc अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन RT स्क्वायर, ये वांट हाफ की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम ये देखिए Kc की वैल्यू हम यहां से रखेंगे, Kc की हम वैल्यू हमने अभी रखी है, ये यहाँ क्या है K1 अपॉन K2, ये जो Kc की वैल्यू है यहाँ पुट करते हैं K1 अपॉन K2 हम यहाँ रखेंगे, तो देखिए ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करिए, ये log में K1 अपॉन K2 है तो हम जानते हैं log A अपॉन B जो होता है वो log A माइनस log B होता है, तो इसको इसी तरह से लिख लीजिए। ये जो इक्वेशन है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, d ln K1 अपॉन dt माइनस d ln K2 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं डेल्टा E अपॉन RT स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हमें इस तरह से प्राप्त हुई है। अब ये जो डेल्टा E है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं E1 माइनस E2, इस तरह से हम दर्शा रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको दो इक्वेशंस के अंदर स्प्लिट किया जा सकता है। देखिए इससे दो इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम दो इक्वेशन प्राप्त करेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5। फॉर इक्वेशन देखिए ये जो है d ln K1 अपॉन dt इज इक्वल टू E1 अपॉन RT स्क्वायर प्लस I, ये I कोई कांस्टेंट है। और इसी तरह से एक इक्वेशन और लिखी जा सकती है d ln K2 अपॉन dt इज इक्वल टू E2 अपॉन RT स्क्वायर प्लस I। इस तरह से दो इक्वेशन इस इक्वेशन से प्राप्त हो सकती है, इक्वेशन नंबर 3 से 4 और का 5 नंबर की इक्वेशन इस तरह से प्राप्त होती है। इसमें I कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। अब क्योंकि ये इनमें आप ये जो है I इसको हटा दीजिए यहाँ से, क्योंकि 0 है तो इस तरह से लिख सकते हैं, इन इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं और इनको हम जनरल इनकी इक्वेशन है वो इस तरह से लिखी जा सकती है। देखिए हम d ln K अपॉन dt इज इक्वल टू E अपॉन RT स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर 6 के रूप में। अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पे देखिए ये इस रूप में आ जाएगी, ln के इधर तो ln के रहेगा और ये जो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस E अपॉन RT, और ये एक कोई कांस्टेंट है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के रूप में A है। A को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। और ये जो इक्वेशन नंबर जो हमें 7 प्राप्त हुई है इंटीग्रेशन से, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं K इज इक्वल टू A E रेज टू माइनस E अपॉन RT। ये जो इक्वेशन है ये हमने पिछली कक्षाओं में भी देखी है इस रूप में, ये आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। और ये A है, ये इसके अंदर फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। तो ये इक्वेशन इस प्रकार से हम डिराइव कर सकते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो
आर्रेनियस थ्योरी है, उसके बारे में और डिटेल से हम देखेंगे।